हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश और मैं हूं मुकेश कुमार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कक्षा 9th का गणित जो है सिखा रहा हूं। पिछले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको 1.1 के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सभी बातें को हमने आपको बताया था, है ना। वो सभी बातों को हमने आपको सिखाया था कि कैसे उसके सवालों को सॉल्व करना है, कैसे बच्चों एग्जाम में लिखना है, कैसे आप दो परिमेय संख्या के बीच में इतनी परिमेय संख्या जैसे पूछी जाती है तो आप कैसे निकालते थे। आज की इस वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे कि प्रश्नावली 1.2 के जो सवाल हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा बच्चों, हमने आपको ये सब बता दिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, है ना। आज हम बच्चों मेन हमारा जो फोकस रहेगा ना वो हम सीखने वाले हैं कि 1.2 का जो सवाल है उसको कैसे लगाएंगे। ठीक, लेकिन बच्चों 1.2 के सवालों को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद में मैं इसकी शुरुआत करूंगा। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों की संख्या कितनी प्रकार की होती है ना। आइए हम समझाते हैं आपको, उसके बाद में हम 1.2 के सवालों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। चलिए बच्चों देखिए, देखिए जैसे कि यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे ना कि जो संख्या है हमारी, देखिए संख्या जो है ये जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। बच्चों अगर ये सब आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेना। ठीक, देखिए संख्या हमारी जो है दो प्रकार की होती है। पहला है हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा है बच्चों काल्पनिक संख्या। सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। जैसे बच्चों अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या हो ना, जैसे अगर -5, ठीक, कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर वर्गमूल में लिखी गई हो तो वो काल्पनिक संख्या है। या मेरे बच्चों ऐसा आप लिख सकते हैं -√3, यानी कि अगर माइनस वाली संख्या अगर आपको कहीं भी रूट में दिख जाए, अंडर रूट में, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो काल्पनिक संख्या है। जैसे मैं लिख दूं -√10, तो ये कैसी संख्या बच्चों? काल्पनिक संख्या। तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक हो और उसका वर्गमूल लिया गया हो उसको बोलते हैं बच्चों काल्पनिक संख्या। या आप बोल सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या ऋणात्मक है और अंडर रूट के अंदर लिखी गई है तो वो समझिए कि वो काल्पनिक संख्या है। देखिए बच्चों जो काल्पनिक संख्या है ना वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको इसके बारे में ज्यादा पढ़ना भी नहीं है कि काल्पनिक संख्या क्या है। ठीक, मैंने जानकारी के उद्देश्य से आपको बता दिया है कि संख्या दो प्रकार की होती है। पहला हमारी वास्तविक संख्या और दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या। ठीक, दो प्रकार की संख्या होती है। बच्चों यहाँ पर हमारा जो फोकस है ना, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक, देखिए अब बच्चों जो वास्तविक संख्या होती है ना ये भी हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। देखिए पहला नंबर एक होता है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा हमारा होता है अपरिमेय संख्या। देखिए बच्चों पहला है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। बच्चों मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में पहले ही बता दिया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। कि दुनिया में कोई भी संख्या हो बच्चों अगर वो p/q के रूप में लिखी हो, है ना। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी हो जहां q का मान 0 के बराबर ना हो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आज बच्चों हम समझेंगे ना कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि 1.2 का जो सवाल है वो इसी पर आधारित है, अपरिमेय संख्या पर। ठीक, देखिए अब बच्चों जो परिमेय संख्या होती है ना वो भी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। देखिए एक है हमारा प्राकृतिक संख्या, एक है हमारा पूर्ण संख्या और एक है हमारा पूर्णांक संख्या। तो बच्चों देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है ना किसे कहते हैं आप जानते हैं कि 1 2 3 4 ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। अगर बच्चों ये 0 से शुरू हो जाए, 0 1 2 3, है ना, इस तरीके से, तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। अगर बच्चों हम इसी पूर्ण संख्या में जो है अगर हम प्लस वाली भी संख्या ले लें और माइनस वाली भी संख्या ले लें, प्लस वाली भी संख्या ले लें और माइनस वाली भी संख्या ले लें, तो इसी को हम बोला करते थे बच्चों पूर्णांक बोलते थे। ठीक, तो यानी कि आप ये समझ सकते हैं बच्चों की संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरी हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी हमारा दो प्रकार का होता है।
एक है हमारा परिमेय संख्या और दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। और बच्चों आप जो है परिमेय संख्या भी ना वो तीन प्रकार का होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता भी दिया था, ठीक। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो है ना, हम आपके लिए एक थोड़ा सा चित्र बनाकर लाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं मेरे भाई कि जो वास्तविक संख्या है ना, ये एक बहुत बड़ा सा कमरा है। मान लीजिए कि बहुत बड़ा एक कमरा है। देखिए ये हमने एक कमरा बनाया हुआ है, देख सकते हैं, ये हमारा वास्तविक संख्या का एक घर है, बहुत बड़ा घर आप समझ सकते हैं बच्चों, ये घर है। और इस घर के अंदर बच्चों देखिए दो छोटे छोटे आपको कमरे दिख रहे हैं। एक कमरा है हमारा परिमेय संख्या का और दूसरा कमरा है हमारा अपरिमेय संख्या का। ये आपको क्या समझाना चाहता है बच्चों कि जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है, ठीक। और जो अपरिमेय संख्या है बच्चों वास्तविक संख्या के अंदर आती है। इसका मतलब यह होता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि वास्तविक संख्या एक बहुत बड़ा घर है। उस घर में बच्चों दो कमरे हैं, एक है हमारा परिमेय संख्या और एक है हमारा अपरिमेय संख्या। दुनिया में जितने भी परिमेय संख्या है बच्चों वो सारी की सारी वास्तविक संख्या है। दुनिया में जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो सारी की सारी जो है वास्तविक संख्या है, ठीक। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आता है, इस बात को समझिएगा, ठीक। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आता है। इसीलिए बच्चों हम कहा भी करते हैं ना, देखिए ये हमारा जो है थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख कर लेकर आया हूँ। देखिए दुनिया में जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। ये बात बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक। इसको अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। अब क्यों सही है? क्योंकि देखिए बच्चों जो प्राकृतिक संख्या है ना वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है, इसलिए, ठीक। ऐसे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे करके लिख दिया है ना, इसका मतलब है कि यही हमने लिखा हुआ है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात भी बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक। प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह बात भी बच्चों सही है, ठीक। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंदर आती है, अंदर आती है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जो परिमेय संख्या है ना वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है, इसलिए है, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह बात बच्चों बिल्कुल सही है। और क्यों सही है? क्योंकि जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है, ठीक। अब बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया होगा है ना कि वास्तविक संख्या क्या है। दुनिया में बच्चों आपसे कोई भी अगर पूछे ना कि क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो आप बताना बिल्कुल सही है, होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है, जी बिल्कुल होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, सही बात है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है। अगर मेरे बच्चे इसको हम उल्टा करके लिखे ना, उल्टा का क्या मतलब? उल्टा का मतलब यह है, अगर मैं ऐसा लिखूं, देखिए अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं ना कि देखिए प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। मान लीजिए कि हम आपसे ऐसा क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं उल्टा करके कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब बच्चों आप जानते हैं ना कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या आता है। तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है। देखिए बच्चों ये एक परिमेय संख्या तो है, यानी कि वास्तविक संख्या है, लेकिन बच्चों ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि ये जो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होती है ना।
1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो देखिए ये जो है एक वास्तविक संख्या तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कभी भी बच्चों अगर आपसे उल्टा पूछा जाए ना, कहा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये बात आप बताना कि ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 3/5 बच्चों एक परिमेय संख्या है, और आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्या होती हैं। तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है ना। ये तो है, ये वास्तविक संख्या हो गया। और बच्चों देखिए ये अगर ये परिमेय संख्या है तो ये प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना है। परिमेय संख्या तो है ये, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक। कभी भी आपको अगर ऐसा लिखा मिले कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप समझ जाना कि वो बात असत्य है, यानी कि गलत है। ऐसे बच्चों अगर उल्टा लिखा जाए यहाँ पर कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तब भी ये गलत हो जाएगा। इसी बात को मैं अगर उल्टा लिख दूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मैं इसी बात को बच्चों उल्टा लिखना चाहूं, उल्टा, ठीक, उल्टा का मतलब क्या है कि प्राकृतिक संख्या को मैं यहाँ भेज दूं, वास्तविक संख्या को यहाँ लिख दूं, जैसे यहाँ पर हमने किया है। वास्तविक संख्या को यहाँ लिख दिया है, प्राकृतिक संख्या को यहाँ। तो जब भी बच्चों आप उल्टा करेंगे ना, तो ये बात गलत हो जाएगा। ठीक। चलिए बच्चों, ये चीज आप अपने कॉपी में जरूर नोट करना। ठीक। ये बहुत ही काम का पॉइंट है, आप इसको अपने कॉपी में शेयर कर लीजिए बच्चों, एकदम साफ से आप इसको उतार लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है ना, वो आपको क्या समझाना है, हम आपको आज समझाएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्योंकि हमने परिमेय संख्या के बारे में बहुत पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो हमारा अभ्यास प्रश्नावली 1.2 है ना, वो इसी अपरिमेय संख्या पर ही आधारित है। चलिए बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम अपरिमेय संख्या से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जब हम समझते हैं ना कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, बच्चों आप याद कीजिएगा ना, तो मैंने आपको समझाया था कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। आपने सीखा भी होगा कि देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो परिभाषा है ना बच्चों, वो सेम टू ऐसे मिलता जुलता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। अगर दुनिया में किसी भी संख्या को बच्चों आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, जहां पर q का मान 0 के बराबर ना हो, p और q पूर्णांक हो, उसको हम बच्चों बोलते थे परिमेय संख्या। अगर बच्चों आप कोई भी संख्या हो ना, अगर आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या का बच्चों ना परिभाषा है। ये क्या है? परिभाषा। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि अब जो है अपरिमेय संख्या की आप क्या परिभाषा जानते हैं, तो आप यही बता सकते हैं कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर ना हो। सॉरी बच्चों, देखिए उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए मैं आपको इस बात को समझाता हूं। देखिए जैसे बच्चों उदाहरण के लिए मैं अगर लिखना चाहूँ ना, तो जैसे देखिए आप √2 को ले सकते हैं। √2, क्या बच्चों मैं √2 को √2/1 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे जी मास्टर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कहूंगा यस, मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। ठीक, मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा √2/1। तो जैसे ही आपने देखा तो आप कहेंगे कि मास्टर जी ये तो p/q के रूप में लिखा है। देखिए p का मान √2 है, q का मान 1 है, तो आप इसको बोलेंगे ना कि ये तो p/q के रूप में लिख जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या। तो क्या बच्चों √2 एक परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो शर्त रखा गया है ना कि p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारा मेन पॉइंट है। देखिए
आप जानते हैं कि जो पूर्णांक होता है ना बच्चों, आपको पता है कि जो पूर्णांक होता है उसमें माइनस वाली भी संख्या होती है और हमारी प्लस वाली भी संख्या होती है, यानी कि 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट, -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट। अच्छा बच्चों, आप देखें यहाँ पर जो शर्त लिखा गया है ना कि Q का मान 0 ना हो, तो आप देख सकते हैं Q की स्थान पर जो है, मतलब Q का मान 1 आया है ना। देखिए Q का मान 1 है, तो ये देखिए 0 नहीं आया है। लेकिन बच्चों इसने कहा है ना कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो बच्चों देखिए Q का मान 1 है और 1 तो बच्चों पूर्णांक है ना। एक क्या है, पूर्णांक तो है। लेकिन बच्चों इस जरा √2 को आप गौर से देखिए, क्या √2 आपको पूर्णांक में कहीं नजर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर Q तो पूर्णांक है, लेकिन P बराबर √2, √2 एक पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो शर्त है हमारा कि P और Q पूर्णांक है, ये लागू नहीं होता है। तो लागू नहीं होता है तो क्या है बच्चों, ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है, यानी कि मैं इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख पा रहा हूँ। काफी सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर √2 के नीचे हम √2/1 अगर लिख देते हैं तो वो P बटा Q के रूप में दिख रही है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो जो है अपरिमेय संख्या है ना। देखिए P बटा Q के रूप में बच्चों अगर आप लिख देंगे ना तो वो परमीय बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये बात हमने गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए Q का मान 1 है, 1 तो खैर पूर्णांक है, लेकिन बच्चों देखिए P का मान √2 है। क्या √2 एक पूर्णांक है क्या? नहीं है ना, है ना। तो देखिए √2 हमारा पूर्णांक में नहीं आता है, तो यानी कि इसका जो हर है यानी 1, ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। जबकि शर्त कहा गया है कि P और Q दोनों हमारे पूर्णांक होने चाहिए, तो यानी कि मैं इस √2 को √2/1 नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि P बटा Q के रूप में बच्चों नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये हमारी जो संख्या लिखी गई है, मैं इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये एक हमारी अपरिमेय संख्या होगी, यानी मैं बोल सकता हूँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे बच्चों आप लिख सकते हैं ना √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों अगर मैं इसे लिख दूं ना √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। मैं लिख दूं बच्चों √7, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों मैं अगर कहीं पर भी लिख दूं ना √11, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बच्चों लिख देता हूं ना √13, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चों कि अगर अंडर रूट के अंदर, ठीक देखिए इस बात को समझिएगा जरा। देखिए अगर आप अंडर रूट के अंदर बच्चों आप अभाज्य संख्या लिख देंगे, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, तो वो बच्चों हमेशा हमारी जो है अपरिमेय संख्या होगी। ये बात याद रखना है आपको, ठीक। क्या बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? है ना, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों आपको? देखिए तो यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी गई है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। अब बच्चों आप समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, सोच रहे होंगे। तो देखिए बच्चों अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं आप जानते होंगे। देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको थोड़ा साइड में। देखिए अभाज्य संख्या, आपको पता है ना बच्चों की अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि बच्चों आप देखिए जो दो है, दो जो है अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, तो यानी ये अभाज्य संख्या है। बच्चों ऐसे आप तीन देख सकते हैं, है ना। देखिए तीन अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, तो यानी ये अभाज्य संख्या होगा। ऐसे बच्चों आप पांच देख सकते हैं ना, तो देखिए पांच अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसी को मैं बोलूंगा अभाज्य संख्या। अच्छा बच्चों देखिए आपके मन में भी एक विचार आ रहा होगा, क्या चार जो है एक अभाज्य संख्या है? तो देखिए चार तो अपने आप से कटता है, एक से भी कटता है,
लेकिन बच्चों 2 दूनी 4 होता है, यानी कि ये 2 से भी कटता है। तो देखिए 2 से कट रहा है, यानी अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है। तो यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और किसी दूसरे से ना कटे, उसी हमको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, यानी बच्चों यह बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं ना, अगर मैं बात करूं बच्चों 8 की, तो देखिए 8 जो है ना, 8 तो अपने आप से कटेगा ही, ये बात पक्का है। 8 से हम भाग दे सकते हैं, 8 में हम 1 से भाग दे सकते हैं, लेकिन बच्चों हम 8 में 2 का भी भाग दे सकते हैं, है ना। देखिए 8 में बच्चों हम 4 का भी भाग दे सकते हैं। तो यानी ये जो 8 है ना, वो अपने आप से तो कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। यानी कि मैं ये सीधा सीधा बोल सकता हूं ना कि 8 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो बच्चों जीवन में कभी भी आप याद रखना ना कि अगर अंडर रूट के अंदर आपको अभाज्य संख्या दिख जाए तो वो पक्का हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को याद रखना है आपको। ठीक, और देखिए बच्चों मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है अपरिमेय संख्या का, ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। देखिए इसको हम बच्चों बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। अब देखिए बच्चों, ये जो पाई है ना, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, देखिए पाई इसको बोलते हैं बच्चों पाई। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। एग्जाम में 1 नंबर का पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है, तो आप तुरंत बताना खट से कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप बताना कि मैं टारगेट विद मुकेश से पढ़कर आया हूँ। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पर पाई जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है बच्चों कि आपने समझ लिया होगा। अब हम आपको जो है 1.2 पर लेकर चलते हैं, यानी 1.2 के सवालों पर लेकर चलेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है बच्चों। बच्चों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप, है ना। देखिए मैं सवालों को पढ़ता हूँ, आप सुनिए जरा। देखिए लिखा हुआ है बच्चों, है ना। नीचे देखिए आप यहाँ पर बोर्ड पर दिखेगा आपको लिखा हुआ है बच्चों, देखिए आप बोर्ड पर नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो है ना कुछ सवाल दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है, इस चीज का आपको पता लगाना है। उनमें से देखिए बच्चों जो पहला सवाल है ना, देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए बच्चों ये कहना चाहता है ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका आपको कारण भी बताना है। तो देखिए ये बात बच्चों सत्य है या नहीं, तो आप कहेंगे मास्टर जी सत्य है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट आपको बताया था महत्वपूर्ण बिंदु में, याद कीजिए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यानी कि ये जो पहला वाला है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा सत्य हो जाएगा, ये बात जो है सत्य है। अब बच्चों अगर सत्य है ना, तो इसका कारण भी आपको बताना है। ठीक, देखिए मैं यहां लिखता हूं बच्चों, देखिए पहला जो है हमारा क्या है बच्चों? सत्य है, सत्य है। अब आपको इसका कारण भी बताना है कि ये बात क्यों सत्य है। तो देखिए बच्चों मैं इसका कारण भी आपको बताता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। अभी मैंने आपको एक चित्र बना के समझाया था इसे, है ना। ये हमारा वास्तविक संख्या है, ये हमारा है वास्तविक संख्या बच्चों, और यहाँ पर हमारा होता है ना परिमेय संख्या, और यहाँ पर बच्चों होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अभी हमने आपको बताया था जस्ट, क्योंकि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आता है। तो यही बात लिख देना है बच्चों, है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक, वास्तविक संख्या के अंदर आती है। बस एग्जाम में मेरे बच्चों आपको ऐसे लिख के आना है।
कि ये बात सत्य है। अब ये बात क्यों सत्य है? क्योंकि आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आती है। ठीक। चलिए बच्चों, आइए हम अगला सवाल आपको करवाते हैं, है ना। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 आप देखिए बच्चों, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर आप देखते रहिएगा। देखिए लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी ये कहना चाहता है बच्चों कि अगर संख्या रेखा पर कोई भी, देखिए ये होती है बच्चों हमारी संख्या रेखा, आप जानते हैं ना। देखिए ये हमारी संख्या रेखा है, आप जानते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं। देखिए ये हमारी है संख्या रेखा, है ना। आप जानते हैं कि हमारा जीरो है, जीरो के इधर लिखेंगे ना तो हमारी प्लस वाली संख्या होती है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। ऐसे आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे जहां तक लिख सकते हैं, है ना। जहां आपकी इच्छा हो आप वहां तक इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा है 1, ये हमारा है 2, ये हमारा है 3, ये हमारा 4, ये है 5। आप बच्चों चाहे ना तो इधर आप माइनस वाली भी संख्या लिख सकते हैं। यानी कि मैं इधर लिख सकता हूँ माइनस का 1, है ना। ये है हमारा माइनस का 2, इधर है हमारा माइनस का 3। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए सवाल का कहना क्या है बच्चों कि आप बताइए कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखिए आपको संख्या रेखा पर बिंदु दिख रहा होगा बच्चों। संख्या रेखा पर बिंदु देखिए 2 3 4 5। तो कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। यानी कि ये जो 2 है ये भी अंडर रूट के रूप में होगा, ये 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। यही आपको दिखाना है। तो देखिए बच्चों जहां पर इसने बताया है ना, जहां जहां इसने बोल दिया है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है बच्चों? आप यहाँ पर यम का मान 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक। तो देखिए अगर मैं बच्चों यम का मान 1 रखूंगा ना तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यम का मान 1 रखूंगा तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? आप जानते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर ना यम का जो मान है अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्गमूल वही होता है, अंडर रूट 2 होता है। ठीक। फिर मैं अगर यम का मान बच्चों 3 रख दूंगा ना तो ये 3 हो जाएगा अंडर रूट 3। अगर मैं बच्चों यम का मान अगर 4 रख दूंगा ना तो देखिए 4 का वर्गमूल आपको पता है बच्चों, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों कि मैं 1 को जो है अंडर रूट के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। 2 को भी लिख सकता हूँ, 3 को भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये जो 4 है बच्चों, 4 का मैं अगर वर्गमूल लूंगा ना तो कितना आएगा? 2, है ना। देखिए तो मैं इस 4 को अंडर रूट के रूप में यानी अंडर रूट यम के रूप में नहीं लिख पा रहा हूं। और इसने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है। तो ये बात बच्चों असत्य है ना। क्योंकि ये जो अंडर रूट 4 है ना, अंडर रूट 4 का मैं अगर वर्गमूल लूंगा तो 2 आएगा। तो मैं इस 4 को अंडर रूट यम के रूप का नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक। तो यानी आपको यहाँ पर बता देना है बच्चों कि ये जो बात है ना ये हमारा असत्य है। देखिए क्या है? असत्य। अब बच्चों यहाँ पर ये बात असत्य है ना, इसका आपको कारण बता देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर कारण आपको लिख के बता दे रहा हूँ। तो देखिए लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको लिख के ये बता देना है बच्चों कि देखिए संख्या रेखा का, देखिए यहाँ पर संख्या रेखा रेखा के हर एक बिंदु का वर्गमूल नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिया जा सकता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, है ना। संख्या रेखा का हर एक बिंदु या प्रत्येक बिंदु। ठीक। संख्या रेखा का हर एक बिंदु, है ना, अंडर रूट यम के रूप का नहीं होता है। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर जो 4 है ना,
4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो मैं इस 2 को यानी इस 4 को बच्चों अंडर रूट यम के रूप का नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि इसका वर्गमूल हमको पता है। ठीक, ऐसे बच्चों मैं अगर 16 ले लूँ ना, जैसे अगर हम यम की जगह पर 16 ले लूँ, तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो क्या मैं इस 16 को अंडर रूट यम के रूप का लिख पा रहा हूँ क्या? नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है इसका वर्गमूल पता चल रहा है। ठीक, तो यानी कि इस 16 का है ना अंडर रूट आपको पता है कि कितना आता है? वर्गमूल 4। तो मैं इस 16 को अंडर रूट यम के रूप का नहीं लिख पा रहा हूँ। या बच्चों अगर मैं 25 ले लूँ ना, तो आपको पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। तो क्या मैं इस 25 को इस अंडर रूट यम के रूप का लिख पा रहा हूं? नहीं लिख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल तो 5 होता है ना। ऐसे बच्चों अगर आप 36 देखें ना, अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 6 होता है। तो यानी कि इस 36 को मैं इस अंडर रूट यम के रूप का नहीं लिख पा रहा हूं, क्योंकि इसका जब मैं वर्गमूल लेता हूं तो 6 आ जाता है ना। इस 6 को माना जाएगा, इस 36 को थोड़ी ना मानेंगे हम, क्योंकि 36 का वर्गमूल हमको पता है। तो संख्या रेखा के हर एक बिंदु का है ना बच्चों, हर एक बिंदु को वर्गमूल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कुछ बिंदु को आप लिख सकते हैं, जैसे कि 2 है, 3 है ना, इसको आप लिख सकते हैं। 1 है बच्चों, 1 का भी वर्गमूल 1 होता है। 2 को भी आप इस रूप में लिख सकते हैं, 3 को भी बच्चों इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इन सभी को आप 4 को, जैसे 16, 25, 36, इन सभी को आप अंडर रूट यम के रूप का नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक, मुझे लगता है बच्चों ये आपने समझ लिया होगा। आइए बच्चों हम इसका अगला सवाल देखते हैं, यानी कि सवाल नंबर बच्चों 3। देखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 आपका, देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। आप देखा करिए बच्चों बोर्ड पर, है ना, ये आप अपने बुक में देखा कीजिए। देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, गौर से देखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी ये कहना चाहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों ये बात जो है ना बिल्कुल क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो परमीय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है, ये वास्तविक संख्या के अंदर आती है, ना कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर आती है ना। यानी कि हर एक, अभी मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि जब आप उल्टा करेंगे ना तो ये बात गलत हो जाएगा। आप अपने कॉपी में जरा देखिए इस बात को, है ना। तो यानी यहाँ पर आपको कारण में लिख देना है बच्चों। कारण क्या है? कारण ये है ना, कारण आपको ये लिख देना है कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर, वास्तविक संख्या के अंदर परमीय संख्या भी आती है। इसको आप कहाँ छोड़ देंगे भैया? क्यों भैया, है ना। देखिए सवाल का कहना क्या है कि दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी तो आता है, और परिमेय संख्या थोड़ी ना अपरिमेय संख्या है। क्यों भैया, समझ रहे हैं ना आप? तो यानी कि ये बात बिल्कुल असत्य है बच्चों, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आती है ना। ये बात आपने समझ लिया होगा बच्चों। चलिए बच्चों हम इसका जो है, अब जो है ना अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देखिए इसको मिटा देते हैं, यानी इरेज कर देते हैं बच्चों। क्या बच्चों मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में? मजा नहीं आएगा तो बोलिएगा। ठीक, देखिए दूसरा नंबर, देखिए बच्चों जो मैथ होता है ना, गणित को आप इंजॉय करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा इसको पढ़ने में। तो आप कभी ये मत समझिए, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं आपको सिखा के जाऊंगा। ठीक, इस बात को आप जरूर सोच के रखना कि आपने अगर कहीं भी नहीं सीखा होगा तो मैं आपको जरूर सिखा दूंगा, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। ठीक, देखिए अब बच्चों इसका जो दूसरा सवाल है ना, लिखा हुआ है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ध्यान से सवाल को समझिएगा बच्चों, देखिए बोर्ड पर, देखिए लिखा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यानी ये कहना चाहता है बच्चों कि अगर मैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक, देखिए ये किसका कहना है कि किसी भी अगर धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्गमूल लिया जाए तो क्या ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा, क्या कभी परिमेय नहीं आ सकता है क्या। और देखिए अगर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए बड़ा गजब का सवाल है। इसका कहना यह है बच्चों कि अगर मैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लेता हूं तो क्या हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप एक ऐसी संख्या का वर्गमूल लीजिए, ऐसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। आइए बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपको पता है कि बच्चों जो पूर्णांक होता है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए पूर्णांक जो होता है ना बच्चों, ये बात आपको पता है कि पूर्णांक हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट। एक होता है बच्चों हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले बच्चों इसके बारे में हमको बात नहीं करना है इसके बारे में, क्योंकि इसने सवाल ने पहले कह दिया है कि आपको धनात्मक पूर्णांक पर विचार करना है, तो यानी मैं इस पर विचार करूंगा, है ना। तो देखिए बच्चों मैं अगर यहाँ पर ना अगर एक ले लूं तो देखिए एक का अगर मैं वर्गमूल लेता हूं तो एक का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, एक होता है। और देखिए बच्चों एक जो है ना एक परिमेय संख्या है। अगर मैं बच्चों यहाँ पर 2 ले लेता हूं तो देखिए √2, और देखिए 2 का वर्गमूल ही होता है बच्चों √2, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अगर मैं बच्चों यहाँ पर 3 ले लेता हूँ ना √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 ही होगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बच्चों 4 ले लेता हूँ ना तो √4 का वर्गमूल आपको पता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और 2 बच्चों एक परिमेय संख्या है। तो यानी यहाँ से ये बात आपको पता चलती है बच्चों कि जरूरी नहीं है कि आप धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लें तो हमेशा अपरिमेय संख्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यानी ये जो कथन है बच्चों ना ये बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असत्य। क्या लिखेंगे बच्चों, असत्य। यानी कि ये बात बिल्कुल हमारा गलत है। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है कि अगर धनात्मक पूर्णांक है और हमने 4 का वर्गमूल लिया है तो बच्चों 2 आया है, 2 एक परिमेय संख्या है। सवाल ने कहा भी है आपसे, देखिए कहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण दिया, एक का वर्गमूल लिया तो 1 आया और एक परिमेय संख्या है, 4 का वर्गमूल लिया तो 2 आया, 2 एक परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं है बच्चों कि आप धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लें तो हमेशा अपरिमेय संख्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये बात असत्य है। ठीक, चलिए बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, हम इसको मिटाते हैं और अगले सवालों पर आपको ले चलते हैं।